जी, आज हम अपना लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल के मुझे कुछ इश्यूज की वजह से लेक्चर रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो जब हम कुछ शायद 2 लेक्चर आपको मज़ीद भी रिकॉर्डेड मिले, तो जैसे ही हमारा ऑनलाइन नेक्स्ट मतलब 4th डे से शुरू होगा, तो आपको जो भी क्वेरीज क्वेश्चंस होंगे वो हम इंशाल्लाह कैटर करेंगे। लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा था कंप्यूटिंग तक। आज हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं कि हम अपने टेबल रिजल्ट्स के चैप्टर का सबसे पहला टेबल कैसे बनाते हैं। हम उससे पहले मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहूँगा। उससे मैं ओपन कर रहा था, ये देखें। हम ना अपने रिजल्ट के जो चैप्टर होता है मेथड के बाद, उसे हम डायरेक्ट नहीं शुरू करते। उसमें कुछ हम चीज़ें फर्स्ट से बताते हैं। जैसे आप अगर अपने थीसिस का शुरू करते हैं तो मोस्टली हमारा चौथा चैप्टर होता है। तो आप देखें यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई हैं, तो आप अपने हिसाब से इसे जो है ना लिख सकते हैं। आफ्टर डेटा कलेक्शन प्रोसीजर द कलेक्टेड डेटा वाज इंटर्ड इन एसपीएसएस वेरिएंट जो आप यूज कर रहे हैं इन ऑर्डर टू मेक फर्दर एनालिसिस ऑन इट। दिस चैप्टर रिप्रेजेंट द स्टैटिस्टिकल अप्रोच यूज्ड टू एनालाइज द डेटा फॉर प्रेजेंट स्टडी। द डेटा वर एनालाइज्ड इन 4 स्टेप। मतलब ये जो स्टडी है इसका डेटा 4 स्टेप में हुआ है। आपका हो सकता है 3 स्टेप में हो, 5 स्टेप में हो। तो ये जो स्टेप्स हैं ये वेरी करेंगे विद योर मतलब हाइपोथेसिस के आपके हाइपोथेसिस कितने हैं। तो मतलब वो मैं आपको बताता हूँ कि ये 4 स्टेप में कैसे है। देखिए फर्स्ट में लिखा हुआ है इन द फर्स्ट स्टेप reliability analysis of all measure was computed using Cronbach's alpha and their descriptive statistic were also computed। तो पहले स्टेप में हमने रिलायबिलिटी मेजर की और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कंप्यूट किए। ये कोई आपके हाइपोथेसिस के हवाले से, ये जो पहला है ये हमारे किसी भी हाइपोथेसिस के हवाले से नहीं है। ये जस्ट हमारा इस चीज़ के लिए है कि हम मतलब अपनी स्केल्स की या जो मेजर हम यूज़ कर रहे हैं उनकी फिटनेस के लिए है। नेक्स्ट है इन द सेकंड स्टेप पेयरसन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन वाज कंप्यूटेड टू असेस द रिलेशनशिप ऑफ। तो आगे आप अपना हाइपोथेसिस बताएंगे कि आप किस चीज़ के लिए पेयरसन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन रन किया है। यहाँ पे 1 सैंपल के लिए हम 1 सैंपल भी करेंगे, हम 2 सैंपल भी करेंगे, और हम पार्शियल कोरिलेशन भी करेंगे और पॉइंट बाय सीरियल कोरिलेशन भी करेंगे। और इनके थर्ड स्टेप में इन थर्ड स्टेप मीडिएशन एनालिसिस थ्रू स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडलिंग यूजिंग इमोस। अब स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडलिंग के तहत हमने मीडिएशन रन की इमोस पे। इमोज आपका सॉफ्टवेयर है। स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडलिंग के तहत आपने इमोज के ऊपर रन की टू एग्जामिन द मीडिएटिंग रोल ऑफ। अब वहां पे आगे आपने बताना है कि आपका पर्पस क्या था। इन द फाइनल स्टेप एडिशनल एनालिसिस। अब एडिशनल एनालिसिस का मतलब है कि आपकी स्टडी का मेन पर्पस यहाँ तक एंड हो गया है। आगे आप वैसे एडिशनल एनालिसिस कर रहे हैं टू एक्सप्लोर योर डेटा या टू प्ले विद योर डेटा टू फाइंड समथिंग मीनिंगफुल फ्रॉम योर डेटा। तो एडिशनल एनालिसिस वाज कैरिड आउट टू सी द डिफरेंस बिटवीन एकेडमिक स्ट्रेस, मतलब इनके दरमियान डिफरेंसेस देखने के। तो ये रिजल्ट स्टार्ट करने से पहले चैप्टर में अगर हम ये दे दें तो हमारे एग्जामिनर को अंदाजा हो जाता है कि हमने अपने रिजल्ट्स में क्या किया। और दूसरा ये है कि यहाँ तक उम्मीद है, ये मैं आपके साथ सॉफ्ट में भी शेयर कर दूंगा। मेरा पैटर्न ये है, वैसे हर सुपरवाइजर का पैटर्न डिफरेंट होता है, हर रिसर्चर का पैटर्न डिफरेंट होता है। किसी भी रिसर्चर का पैटर्न हम ये नहीं कह सकते कि वो गलत है या सही है। तो हम इसमें साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज एंड डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स मतलब हमने मेजर किए, जिन मेजर्स के हमने मेजर किए वो हमने किए। अब ये जो टेबल बना हुआ है, ये टेबल बना हुआ है APA 6 के मुताबिक।
अब APA 7 के मुताबिक जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक का टेबल है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। हम इस तरह का टेबल बनाएंगे। ये APA 7 के मुताबिक डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का टेबल है, तो हम इस तरह का बनाएंगे। हमें मीन चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, रेंज चाहिए, क्रोनबेक अल्फा चाहिए। अब मैं इस हवाले से आपके साथ डिस्कस करूंगा। मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन और रेंज तो हमें एक एनालिसिस से आ जाती है, लेकिन क्रोनबेक अल्फा हमें इंडिविजुअल एक एनालिसिस रन करना पड़ता है हर स्केल या सब स्केल के लिए। तो अब एक बात मेरी सारे पार्टिसिपेंट गौर से सुने, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना। आपके रिजल्ट्स के चैप्टर के अंदर जितने भी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हैं, सिर्फ 2 एनालिसिस ऐसे हैं जिन पे आइटम्स के ऊपर आप काम करते हैं। बाकी तमाम एनालिसिस में आप कंप्यूटेड स्कोर पे काम करते हैं। वो कंप्यूटेड स्कोर ओवरऑल स्केल का भी हो सकता है, वो कंप्यूटेड स्कोर आपके सब स्केल का भी हो सकता है। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, सोशल स्कोर के हमारे पास 3 सब स्केल थे, इसी तरह डैश के हमारे पास 3 सब स्केल हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस। तो अब इसमें डैश में 3 सब स्केल के कंप्यूटेड स्कोर होंगे। अब सेल्फ एस्टीम का कोई सब स्केल नहीं है, तो सेल्फ एस्टीम अकेला कंप्यूटेड होगा। तो आपके ये वाले जो एनालिसिस हैं या बाकी जितनी एनालिसिस हैं, रिग्रेशन के, कोरिलेशन के, टी टेस्ट के, अनोवा के, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के, वो सारे के सारे आपके कंप्यूटेड स्कोर्स के ऊपर होते हैं। लेकिन 2 एनालिसिस हैं, एक है फैक्टर एनालिसिस, दूसरा है हमारे पास क्रोनबेक अल्फा। ये आपके आइटम्स के ऊपर एनालिसिस रन होते हैं। जैसे ये क्रोनबेक अल्फा हम आइटम्स पे निकालेंगे, हम ओवरऑल कंप्यूटेड स्कोर पे नहीं निकालेंगे। इसी तरह फैक्टर एनालिसिस एक एनालिसिस होता है, वो भी आइटम्स पे निकलता है, कंप्यूटेड पे नहीं निकलता। तो अब मैं किसी और देर से मतलब करने से पहले आपको क्रोनबेक अल्फा फाइंड आउट करने का तरीका बताता हूँ। क्रोनबेक अल्फा हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। क्रोनबेक अल्फा फाइंड आउट करने के लिए हम एनालाइज में आते हैं। एनालाइज में आने के बाद स्केल में आते हैं। स्केल में आने के बाद रिलायबिलिटी एनालिसिस क्लिक करते हैं। तो ये हम करते हैं एनालाइज में, स्केल में रिलायबिलिटी एनालिसिस। अब आपके जो आइटम्स आपके एक स्केल के हैं वो आप इंक्लूड कर देंगे और आप इसको रन कर देंगे। ये हमारे पास आउटपुट आ गई है। ये हमें बताता है क्रोनबेक अल्फा के बारे में। ये आउटपुट है, यहाँ पे हमें बताता है कि आपको कोई मिसिंग वगैरह तो नहीं। ये हमारा कंसर्न नहीं होता, हमारा ये होता है रिलायबिलिटी स्टैटिस्टिक्स। तो यहाँ पे एक है नंबर ऑफ आइटम्स, एक है क्रोनबेक अल्फा। तो क्रोनबेक अल्फा की वैल्यू 0.70 से अबव बेटर समझी जाती है, 0.50 तक एक्सेप्टेबल समझी जाती है, लेकिन अच्छी नहीं होती। तो रिलायबिलिटी अगर कम है तो आपके जो रिजल्ट्स हैं वो कंप्रोमाइज्ड हो सकते हैं, कि लोगों को आपका जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट था वो सही तरीके से समझ ही नहीं आया। तो अब ये एक स्केल का आ गया। इसी तरह आप हर स्केल के आइटम्स को इंक्लूड करेंगे। हम दूसरा एनालिसिस रन करेंगे। आप अगर यहाँ पे रह के एनालिसिस रन करना चाहते हैं तो ये हमारे पास ये रीसेंट एनालिसिस देता है। यहाँ पे हमारे पास जो हम रीसेंट एनालिसिस करते हैं, हमें पूरी कमांड देने की जरूरत नहीं थी। ये इसको हम रीसेट कर देते हैं। अब हम बात करते हैं, ये मैंने क्योंकि इसको किया हुआ है, लेबल्स हुए हुए हैं तो इसलिए ये होते हैं। अब मिसाल के तौर पे आपको डैश में से एंजाइटी का निकालना है, और मैं एक इज्यूम्ड डाल रहा हूँ कि आपका आइटम नंबर 1, आइटम नंबर 4, आइटम नंबर 7, आइटम नंबर 10 और आइटम नंबर 14 ये आपके हैं डिप्रेशन के लिए। तो यहाँ पे आप वैल्यूज भी लिख सकते हैं ताकि आपको अंदाजा रहे कि आपने कौन सा स्केल। अब ये आपके आउटपुट आ जाएगी, ये देखिए, ये आपके पास 0.639, तो मतलब 9 राउंड ऑफ होके 0.64 हो जाएगा। एक्सेप्टेबल तो है पर इतना अच्छी नहीं है। और दूसरे की हम स्केल की रिलायबिलिटी
फाइंड आउट नेक्स्ट की करेंगे, रीसेट कर देंगे, यहाँ से डिस्प्ले वेरिएबल करेंगे। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास दूसरे सब स्केल की निकालनी है, तो दूसरे सब स्केल के जो आपके पास आइटम्स होंगे वो आप इंक्लूड कर देंगे। तो मैं रैंडमली इंक्लूड कर रहा हूँ, तो आपको पता चले कि हम इकट्ठे भी इंक्लूड कर सकते हैं, रैंडमली भी इंक्लूड, मतलब किसी आइटम के किसी स्केल के सब स्केल की आइटम्स की जो नंबरिंग है, मिसाल के तौर पे वो अगर डिफरेंट है, जैसे 1, 3, 7, 9, 15, 17, तो आप वही आइटम इंक्लूड करेंगे इफ यू आर गोइंग टू कंडक्ट एनालिसिस ऑन सब स्केल rather than overall scale. If you are going to conduct your analysis on overall scale, then you can send all the item of a scale into items and just यहाँ नेम आपने लिखना है, ये मैं मिसाल देता हूँ एंजाइटी के लिए है, तो आप एंजाइटी को इंक्लूड कर देंगे, तो आपके पास नेक्स्ट रिलायबिलिटी आ गई। इसके बाद नेक्स्ट की हम रिलायबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। अब ये हमारे पास हो गए हैं, तो ये मतलब हमने 2 की रिलायबिलिटी फाइंड आउट की है। होप सो अब यहाँ से आपने रिलायबिलिटी इंक्लूड करनी है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे आपके वेरिएबल का, आप जितने वेरिएबल्स होंगे उतनी आप नंबर ऑफ रोज अपने, मतलब मिसाल के तौर पे मैं आपके सामने इसी में अगर करूं, तो ये देखिए यहाँ पे आपके वेरिएबल्स के नेम आ जाएंगे, एकेडमिक स्ट्रेस, मेंटल हेल्थ, एंजाइटी, डिप्रेशन, पुअर क्वालिटी ऑफ स्लीप। अब यहाँ पे हमारे पास ये चीजें नहीं आएंगी। मैं इसी टेबल को आपके सामने एक दफा चेंज करता हूँ। तो यहाँ पे ये देखें हमारे पास ये APA 6 के मुताबिक बना हुआ है, मैं इसे APA 7 के मुताबिक आपके सामने बना के शेयर करता हूँ। उसमें हमारे पास ये वाली वैल्यूज नहीं होती। यहाँ पे भी रेंजेस में हमारे पास एक चीज़ होती है, मुझे 1 मिनट बस दे दें आप, मैं ये बना लेता हूँ आपके सामने। तो आपकी इस तरह ये टेबल बन जाएगा, आपके सामने है ये टेबल। मैं इसको जस्ट इसकी फॉर्मेटिंग आपके सामने सेट करता हूँ, ऑटो फिट टू विंडो कर दूंगा, बिल्कुल अप्रोप्रिएट बन जाएगा। आप एज पर APA मैं इसको सेट कर दूंगा कि मेरे पास 3 लाइन्स मैक्सिमम होनी चाहिए, अगर मेरे पास ज़्यादा लाइन्स की ज़रूरत नहीं है। ये मेरे पास देखिए, अब यहाँ पे मेरे पास आ जाएंगी क्रोनबेक अल्फा। यहाँ पे जितने वेरिएबल्स हैं उनके नाम, क्रोनबेक अल्फा रन करूंगा, मैं यहाँ पे ऐड करता जाऊंगा। अब मुझे चाहिए मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन और रेंज।
मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन और रेंज के लिए हमारे पास एक ही एनालिसिस है, वो हम वापस आएंगे अपने एसपीएसएस की शीट में। एसपीएसएस की शीट में आके हम एनालाइज में आएंगे, एनालाइज में आके डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव में फिर डिस्क्रिप्टिव, इसको हम क्लिक करेंगे। अब हम कंप्यूटेड स्कोर इंक्लूड करेंगे। मैंने आपको बताया अब हम कंप्यूटेड स्कोर इंक्लूड करेंगे। कंप्यूटेड स्कोर इंक्लूड करने के बाद मैं देखूंगा कि मुझे क्या चाहिए। स्क्यूनेस कोर्टोसिस मुझे अब नहीं चाहिए क्योंकि मेरे पास रेंज चाहिए, तो मैं रेंज को क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे मैं ओके करूंगा और इसे मैं ओके करूंगा तो ये मेरे पास आउटपुट आ गया। तो अब मैं आउटपुट की विंडो आपके साथ शेयर करता हूँ। आप देखेंगे अपनी आउटपुट की विंडो में आपके पास ये सारी इंफॉर्मेशन आ चुकी है जो कि हमें चाहिए अपने टेबल में। अब ये देखें, ये आपके पास मीन है, ये आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये मिनिमम और मैक्सिमम आपके पास रेंजेस हैं। अब ये आप रेंजेस के टेबल में इंक्लूड कर देंगे, मिनिमम टू मैक्सिमम दरमियान में स्लैश दे, तो ये आपके पास रेंज आ जाएगी। ये मीन है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर आप दोबारा मैं आपके साथ टेबल शेयर करता हूँ, एपीए 7 का जो फॉर्मेट का मैंने स्निप लिया हुआ है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आप ये देखें, ये हमारे पास, ये देखिए रेंज हमारे पास मिनिमम और मैक्सिमम जो वैल्यूज होंगी वो रेंज में आ जाएंगी, ये मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। अब इसकी हम हल्की सी डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि डिस्क्रिप्शन हमारे पास क्या होगी। वो डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर करता हूँ। अब टेबल का नंबर वैसे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ कि टेबल का नंबर चैप्टर के साथ होता है, ये सीरीज में पहला है तो इसलिए ये पहला है, मतलब 4.1। अब हमारे पास इंटरनल कंसिस्टेंसी के बारे में कि फॉर ऑल स्केल द रिजल्ट शोड दैट all the scale of the present study are internally consistent as alpha quotient coefficient of all scales are above 0.70 except for quality of sleep, sorry, क्वालिटी ऑफ स्लीप के अलावा बाकी तमाम स्केल की जो कोरिलेशन है वो बिल्कुल ठीक है। सॉरी, अल्फा ठीक है, इसलिए ये हमारे पास जस्ट उसकी 0.50 है। मैंने आपको बताया 0.50 एक्सेप्टेबल है, लेकिन उसका एज सच कोई मसला नहीं। तो ये टेबल बनाने के लिए मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि आपको 2 दफ़ा एनालिसिस करने। एक दफ़ा जितने स्केल हैं उन सब स्केल की आप क्रोनबेक अल्फा फाइंड आउट करेंगे, फिर आप रेंज, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए एनालाइज में जाके, डिस्क्रिप्टिव में जाके अपने आइटम्स के कंप्यूटेड स्कोर इंक्लूड करेंगे फॉर मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड रेंज, और उसे रेंज को जाके आप क्लिक करेंगे और उसे ओके कर देंगे तो आपके पास आउटपुट एसपीएसएस की आ जाएगी जो मैंने आपके साथ आउटपुट शेयर की है। उस आउटपुट के मुताबिक आप अपने वैल्यूज इंक्लूड कर देंगे। ये मिनिमम और मैक्सिमम, ये वाली रेंज नहीं ले लेनी आपने, मिनिमम और मैक्सिमम रेंज में आएगा 16/93 0/36 1/16। तो ये आपके पास रेंज में आ जाएगा, ये आपके पास मीन में आ जाएगा, ये आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन में आ जाएगा। होप सो इस टेबल में आपको कोई इशू नहीं होगा। तो हम अपने नेक्स्ट टेबल की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट टेबल है हमारा पेयरसन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन। पेयरसन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन विद वन सैंपल। पेयरसन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन विद वन सैंपल के लिए हम जब हमारा हाइपोथेसिस कोरिलेशन का होता है तो उसके लिए हम पेयरसन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन विद वन सैंपल रन करते हैं। उसके लिए हमारे पास सिंपल एनालाइज में आके, कोरिलेट में आके बाईवेरिएट, कोरिलेट में आके बाईवेरिएट, बाईवेरिएट में आपने अपने कंप्यूटेड स्कोर इंक्लूड करने हैं। मैं जस्ट 2 इंक्लूड कर रहा हूँ, आपके जितने भी स्केल है मैं ज्यादा इंक्लूड कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। आपके जितने भी स्केल हैं वो सारे के सारे कंप्यूटेड स्केल्स का स्कोर्स आप यहाँ पे इंक्लूड कर देंगे और इसे आप ओके कर देंगे तो ये आपके पास आउटपुट आ जाएगी। हम इस आउटपुट को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे। मैं आउटपुट खोल लूँ, ये हमारे पास आउटपुट है। अब ये देखें, इस आउटपुट में आपके पास 2 डायगोनल हैं, जहां 1 1 है, ये आपके पास इससे ऊपर वाला आपका अपर डायगोनल है, इससे नीचे वाला आपका लोअर डायगोनल है।
तो इससे ऊपर वाला जो हमारा अपर डायगोनल है, अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक वेरिएबल के सामने एक वेरिएबल के, ये देखें ये वेरिएबल है, इसमें तीन चीजें हैं, पेयरसन कोरिलेशन, सिग्निफिकेंट, एन। एन हमें पता है सैंपल साइज है, ये हमारा कंसर्न नहीं है, हमारा कंसर्न है ये चीज। और दूसरा है टू टेल्ड सिग्निफिकेंट, मतलब सिग्निफिकेंट है कि नहीं। तो इस तरह ये तीन चीजें, हमारा कंसर्न ऊपर वाली दो के साथ है, पेयरसन कोरिलेशन क्या है, सिग्निफिकेंट टू टेल्ड क्या है। अब इसके लिए ये जो डायगोनल की बात मैं कर रहा था, एक अपर डायगोनल है एक लोअर डायगोनल है। तो अपर डायगोनल या लोअर डायगोनल में से आप यहां से या तो आप ऊपर वाली सारी वैल्यूज ले लें या यहां से नीचे वाली सारी वैल्यूज ले लें, ये बिल्कुल सेम होती हैं, मिरर होती हैं, इसमें कोई फर्क नहीं होता। अब ये हमारे पास चीज आ गई। अब आपके पास एक और चीज है जिसका डिफरेंस है। अगर आप देखें यहाँ पे आपके पास तीन जीरो हैं, यहाँ पे स्टेरिक दो हैं, एपीए में आपके पास तीन जीरो पे तीन स्टेरिक होने चाहिए। ये एपीए का और एसपीएसएस की आउटपुट का डिफरेंस है, ये आप काइंडली समझ लीजिएगा। ये स्टेरिक होते हैं सिग्निफिकेंट लेवल्स को शो करने के लिए। स्टेरिक क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट लेवल को शो करने के लिए। तो अब सिग्निफिकेंट लेवल को शो करने के लिए हमारा हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। तो हमारे हाइपोथेसिस के एक्सेप्ट या रिजेक्ट होने पे हमारे पास तीन लेवल्स हैं हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करने के लिए। एक है 95%, 99%, 99.99% एक्यूरेसी। उसकी मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको इसका बताता हूँ कि हमारे पास जो मतलब सिग्निफिकेंट लेवल के लिए हम स्टेरिक कैसे डिसाइड करते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अब देखें, इसका होता है पी, सिग्निफिकेंट को कहते हैं पी लेस देन 0.001, पी लेस देन 0.01, P less than 0.05, P less than 0.0। ये हमारे पास तीन लेवल ऑफ मेजरमेंट है। अब यहाँ पे अगर सिग्निफिकेंट होगा तो आपके जो पेयरसन कोरिलेशन या जो भी आपका मैग्नीट्यूड होगा या जो भी वैल्यू होगी उस पर तीन स्टेरिक होंगे। अगर यहाँ पे सिग्निफिकेंट होगा तो दो स्टेरिक होंगे, यहाँ पे सिग्निफिकेंट होगा तो एक स्टेरिक होंगे। अब जो सिग्निफिकेंट का लेवल है उसकी बेस पे हम डिसाइड करेंगे। आपको जो मैंने कोरिलेशन के टेबल में दिखाया था सिग्निफिकेंट का लेवल, तो आप याद थोड़ा सा एज्यूम करें या अपना एनालिसिस करके आप देखें तो आपका 0.00 तीन वैल्यूज हैं, मतलब 1 1 2 3, थ्री वैल्यूज हैं, मतलब थ्री वैल्यूज आ सकती है, इससे ज्यादा नहीं आ सकती। तो अगर मैथमेटिक्स हमारी अच्छी भी नहीं है तो भी मसला नहीं है, हम सिर्फ ये देखेंगे कि 0.001 से लेस जो है वो क्या होगा। 0.001 से लेस 0.000 होगा, क्योंकि ऐसी तो गुंजाइश नहीं है कि एक और जीरो के बाद वन है, क्योंकि फोर तो वैल्यूज नहीं है हमारे पास। इसलिए हमारे पास 0.00 से स्मॉलर 0.000 होगा। तो इसका मतलब है कि जहां पे आपका सिग्निफिकेंट लेवल में तीन जीरो आएंगे वहां आप तीन स्टेरिक लगाएंगे। ठीक है, अब दूसरी चीज हम समझते हैं। अब देखें, P लेस देन 0.01, इसका मतलब है P लेस देन 0.01 का मतलब है कि आपकी वैल्यू कितनी है, तीन है। अब आपकी वैल्यू में अब 0.01 से स्मॉलर जो होगा उसमें दो जीरो होना लाजिम है। तो इसका मतलब है जहां पे आपके सिग्निफिकेंट लेवल में पॉइंट के बाद दो जीरो होंगे तो आपका जो वैल्यू बेशक 9 तक हो, दो जीरो के बाद वैल्यू 9 तक हो, मैटर नहीं करता 5 हो, लेकिन दो जीरो आ गए हैं, तो इसलिए ये वैल्यू 0.006 इज स्मॉलर देन 0.001। जब आपके सिग्निफिकेंट लेवल वाली वैल्यू में टू जीरो आ जाएंगे तो आप दो स्टेरिक लगाएंगे। नेक्स्ट इज 0.05, when your hypothesis is going to be accept on 95% accuracy of your result, then we will decide our findings are at one steric। तो हम इसको कैसे डिसाइड करते हैं। अब 0.049 तक आपका अगर सिग्निफिकेंट लेवल होगा मैक्सिमम,
तो आपका वैल्यू सिग्निफिकेंट है। अगर 0.049 नहीं 0.05 हो जाता है 0.050, तो आपकी वैल्यू नॉन सिग्निफिकेंट है, आपके रिलेशनशिप नॉन सिग्निफिकेंट है, आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, 3 स्टेरिक, 2 स्टेरिक, 1 0, लेकिन वैल्यू आपकी मैक्सिमम 0.49 तक हो तो आपका हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज रिजेक्ट होगा। अब मैं टेबल की तरफ आता हूं आपके साथ, आउटपुट से मैं आपको बताता हूं। अब देखिए यहाँ पे आपके पास सिग्निफिकेंट में 2 0 हैं, 3 0 हैं, लेकिन यहाँ पे 2 स्टेरिक है, तो आप अपने रिजल्ट में 3 स्टेरिक लगाएंगे। यहाँ पे आपके सिग्निफिकेंट में 3 0 हैं, तो यहाँ 2 स्टेरिक हैं, लेकिन आप अपने रिजल्ट में जब वर्ड के ऊपर एक्सट्रैक्ट कर रहे होंगे तो तब आप 3 स्टेरिक लगाएंगे। तो ये स्टेरिक वाली फिलोसॉफी आपको समझ आ गई होगी, होप सो। अब मैं आपको इस टेबल को इंटरप्रेट करना सिखाता हूँ। हम टेबल को इंटरप्रेट करने का ओवरव्यू कर लेते हैं, होप सो आई एम पॉजिटिव कि आपको आता होगा। ये है एकेडमिक स्ट्रेस। एकेडमिक स्ट्रेस के साथ रिलेशनशिप एग्जैक्ट आएगा जब हम इसे रिपोर्ट करेंगे एपीए में, तो हम यहाँ पे स्लैश दे देंगे। तो अब एकेडमिक स्ट्रेस का डैश के साथ जो रिलेशनशिप है, देखें अगर नेगेटिव होता तो ये आपका डैश के साथ नेगेटिवली सिग्निफिकेंटली कोरिलेट होता, लेकिन अब पॉजिटिव है, नेगेटिव का साइन नहीं है, तो इसलिए आपका एकेडमिक स्ट्रेस पॉजिटिवली एंड सिग्निफिकेंटली कोरिलेटेड है। सिग्निफिकेंटली क्यों? क्योंकि हमारा जो स्टेरिक है वो 3 पे सिग्निफिकेंट है और हमारी पी की वैल्यू यानी सिग्निफिकेंट की वैल्यू 0.05 से स्मॉलर है। नेक्स्ट है हमारे पास, अब यहाँ पे जो वेरिएबल होगा उसका यहाँ पे रिलेशनशिप देखेंगे। अब ये हमारे पास है एंजाइटी का, ये मतलब एएम एंजाइटी, एपिडेमिक स्ट्रेस एंजाइटी के साथ पॉजिटिवली कोरिलेट कर रहा है, एपिडेमिक स्ट्रेस डिप्रेशन के साथ पॉजिटिवली कोरिलेट कर रहा है। और इसी तरह हम ये देखेंगे एपिडेमिक स्ट्रेस जो है पुअर स्लीप ऑफ क्वालिटी के साथ कोरिलेट कर रहा है। अब पॉजिटिवली एंड सिग्निफिकेंट। अब नेक्स्ट देखेंगे डिप्रेशन का, ये नहीं देखेंगे, ये देखेंगे, ये हम पहले देख चुके हैं, सेम सेम वैल्यू है। अब हम 1 के बाद देखेंगे डिप्रेशन का, हमारा ये एंजाइटी है, एंजाइटी का डिप्रेशन के साथ, एंजाइटी का डिप्रेशन के साथ देखें पॉजिटिवली सिग्निफिकेंटली कोरिलेशन है। अब एंजाइटी का हमारे पास पुअर स्लीप क्वालिटी के साथ पॉजिटिवली एंड सिग्निफिकेंटली कोरिलेटेड है। इसी तरह डिप्रेशन का मैंने कहा 1 के बाद हम देखेंगे, तो 1 के बाद हमारे पास एक वैल्यू बची है डिप्रेशन का, हमारे पास पुअर स्लीप क्वालिटी के साथ पॉजिटिवली एंड सिग्निफिकेंटली कोरिलेटेड है। तो ये हमारे पास कोरिलेशन के टेबल को मैं अगर ओवरव्यू कराऊं तो हमारे पास जस्ट सिग्निफिकेंट का हमें पता हो, हमें इंटरप्रेट करना आता हो कि ये वाला वेरिएबल इसके साथ रिलेटेड है। हमने अपर डायगोनल में 1 के बाद वैल्यू देखनी है, ये 1 के बाद यहाँ से शुरू की या 1 के बाद यहाँ, तो ये वाले वेरिएबल का इस वाले वेरिएबल के साथ ये रिलेशनशिप है, इस वेरिएबल का इस वेरिएबल के साथ ये रिलेशनशिप है। तो हम सामने उन वेरिएबल्स का रिलेशनशिप देखेंगे और इसको हम एपीए के अंदर ड्रा करेंगे। अगर आपको ड्रा करना मैं दिखा दूं, अगर नहीं आएगा तो हम इसे डिस्कस कर लेंगे। आप जस्ट इसको थोड़ा सा टच दे लें ताकि आपको एनालिसिस रन करना आता हो। ये देखिए, ये हमारे पास टेबल बना हुआ है, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ पे 1 है वहाँ पे हैश, फिर जहाँ तक 1 है यहाँ तक हैश आ गए हमारे पास, यानी कि ये डैश की वैल्यू आ गई है। अब इसकी इंटरप्रिटेशन हम कैसे करेंगे? जैसे मैंने आपको बताई है, टेबल 4.2.1 shows that academic stress has positive significant relationship with poor quality of sleep and poor mental health, and poor quality of sleep also has a positive significant relationship with poor mental health। तो ये देखें एकेडमिक स्ट्रेस का, आपने यहाँ पे वेरिएबल के नेम नहीं देने 1 2 3, और यहाँ पे आपने वेरिएबल्स के नेम देने हैं, तो 1 2 3 का आपका इनके साथ रिलेशनशिप एकेडमिक स्ट्रेस का एकेडमिक स्ट्रेस के साथ। अब एकेडमिक स्ट्रेस का 2 पे कौन है? पुअर क्वालिटी ऑफ स्लीप का वेरिएबल है, एकेडमिक स्ट्रेस का पुअर क्वालिटी ऑफ स्लीप के साथ पॉजिटिव है।
अब मैं इसकी इंटरप्रिटेशन का आपको तरीका ये बताता हूँ कि आपने अपने पूरे टेबल में ये देखना है कि पॉजिटिव, नेगेटिव और सिग्निफिकेंट, मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव, सिग्निफिकेंट और नॉन सिग्निफिकेंट कौन कौन से रिलेशनशिप हैं। जो आपके पॉजिटिव, नेगेटिव, सिग्निफिकेंट हैं, पॉजिटिव सिग्निफिकेंट वाले एक दफा आप डिस्कस कर ले डिस्क्रिप्शन में, नेगेटिव सिग्निफिकेंट वाले एक दफा डिस्कस कर ले, और उसके बाद जो नॉन सिग्निफिकेंट हैं उनको आप एक दफा डिस्कस करें। तो ये मतलब इसकी डिस्क्रिप्शन का तरीका है। मैं डिफरेंट डिस्क्रिप्शन भी आपके साथ ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, होप सो आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। लतीफ बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कोऑपरेशन। आप ऑन टाइम ये ग्रुप में भेज दें ताकि उनके साथ ये शेयर हो। ओके सर।